देखिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गिब्स एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। अगर आपको पता नहीं होगा तो ये आईआईटी जाम, सीएसआर नेट, गेट, सेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये सरफेस केमिस्ट्री का टॉपिक है जो आपको सरफेस केमिस्ट्री में एडवांस लेवल पे देखने को मिलेगा। अगर आप बीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर एमएससी में आप पढ़ रहे हो तो आपको ये जरूरतमंद या फिर फायदेमंद होगा। अगर आप इस चैनल पे नए होंगे, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे होंगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं केमिस्ट्री का कंटेंट डालते रहता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं गिब्स एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। तो ये जो गिब्स एडसॉर्प्शन आइसोथर्म है, ये एक रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप एडसॉर्प्शन और सरफेस टेंशन का। सरफेस टेंशन मतलब किस में? सॉल्वेंट में और सोल्यूट में। जब हम लोग इंटरेक्शन कराएंगे तो इंटरेक्शन करने के बाद सरफेस टेंशन में उसके चेंज आएगा। सरफेस टेंशन में चेंज आने के कारण एडसॉर्प्शन पे उसका कोई ना कोई फर्क पड़ेगा। तो ये पूरा रिलेशन आपको देखने को मिलेगा गिब्स एडसॉर्प्शन आइसोथर्म में। तो चलिए देखते हैं कि एक्चुअल में ये क्या है। मान लो कि एग्जाम्पल में आपके पास सॉल्ट है और सॉल्ट के साथ में आपके पास वाटर है। तो वाटर आपका यहाँ पे बन जाएगा एज अ सॉल्वेंट, और यहाँ पे आपके पास जो सॉल्ट है वो आपका बन जाएगा सोल्यूट। जो आप सोल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करोगे, दोनों के मिक्स होते ही आपको मिलेगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के मिलते ही आपको पता होना चाहिए कि जब आप एडिशन कर रहे हो तो एक फेनोमेनन होगा बल्क में और एक होगा फेनोमेनन आपका सरफेस पे। तो जो सरफेस पे होगा और जो बल्क में होगा, ये दोनों डिपेंड रहेगा आपका इंटरेक्शन पे। इंटरेक्शन पे यानी कि आपका सोल्यूट और सॉल्वेंट में कैसा इंटरेक्शन हो रहा है, सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच कैसी बॉन्डिंग हो रही है, उस पे ये डिपेंड होने वाला है। यानी कि ये डिपेंड होगा आपका नेचर ऑफ दी सॉल्यूशन पे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सरफेस जो आपका यहाँ पे दिख रहा है, सरफेस पे क्या क्या इसका इफेक्ट पड़ने वाला है और साथ ही साथ में बल्क में क्या क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो इन दोनों का रिलेशन क्या होगा, इसका एप्लीकेशन क्या होगा, ये हम लोग इस वीडियो में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आप वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको ये इक्वेशन अच्छे समझ में आ जाएगा और इसका एप्लीकेशन कैसे करना है ये भी आपको अच्छे से अंदाजा आ जाएगा। तो पहले देखते हैं कि मैथमेटिकल फॉर्म में गिब्स एडसॉर्प्शन आइसोथर्म हम कैसे लिख सकते हैं और कैसे उसके लिए हम लोग इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रही होंगी जिसमें आप देख सकते हो कि सोल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो कि हमारा वाटर हम लोग एग्जांपल में ले सकते हैं, और सोल्यूट जो कोई हमारा होगा इनऑर्गेनिक सॉल्ट, हमारा इनऑर्गेनिक सॉल्ट। तो ऐड करने के बाद कुछ वहाँ पे सोल्यूट पार्टिकल्स बल्क में, सरफेस में और बल्क में दोनों जगह पे प्रेजेंट है। कुछ बल्क में है और कुछ सरफेस में है। तो ये हो गया सरफेस पे। तो ये सरफेस पे एक्यूपाई होने के बाद सरफेस की प्रॉपर्टी एक्चुअल में जो है उससे चेंज हो जाएगी, क्योंकि सरफेस में ये सॉल्यूट जब ऐड होगा तो ऐड होने के बाद सरफेस एरिया चेंज होगा और सरफेस टेंशन चेंज हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सरफेस एरिया जो है वो सरफेस एरिया कवर हो चुका है अभी आपका सोल्यूट से। और सोल्यूट से जब वो एक्यूपाई हो जा रहा है, सोल्यूट से कवरिंग हो रही है, तो उसका एक्चुअल सरफेस एरिया बढ़ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं सरफेस एरिया डिनोटेड बाय ए, और वो होगा इंक्रीज इन सरफेस एरिया। उसे हम लोग कहेंगे इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। सेकेंड पार्ट उसमें आएगा कि आपका जो सोल्यूट है तो सोल्यूट का इंटरेक्शन होगा तो वो होगा, और उसके कारण कुछ ना कुछ टेंशन क्रिएट होगा सरफेस पे। सोल्यूट की वजह से कोई ना कोई टेंशन क्रिएट होगा, उसे हम लोग कहेंगे सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन ये फेनोमेनन और उस पे से एड्सॉर्प्शन फेनोमेनन, ये इंपॉर्टेंट है ये पूरे इक्वेशन में। ये अगर आपको समझ में आ गया तो आप ये इक्वेशन पे कोई भी न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर सकते हो। देन नेक्स्ट होगा इन दोनों का सरफेस एरिया, सरफेस टेंशन और उसके साथ में केमिकल पोटेंशियल। केमिकल पोटेंशियल एक ऐसी वैल्यू होती है जो वैल्यू उसके लिए, जैसे कि हमारे बॉडी में हमारा सोल होता है, हर एक का सोल, हर एक की आत्मा अलग अलग होती है, वैसे ही केमिकल पोटेंशियल में सोल्यूट सॉल्वेंट की केमिकल पोटेंशियल, केमिकल वैल्यू अलग अलग होती है। तो सबसे पहले हम टू कंपोनेंट सिस्टम यहाँ पे लेंगे। तो टू कंपोनेंट सिस्टम में हम लोगों के पास टू, वन और टू, सोल्यूट और सॉल्वेंट है। तो एन होगा हमारा अमाउंट, तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट,
ये हो गया, हम N1 N2 से इसे डिनोट करेंगे, और केमिकल पोटेंशियल उसका होगा μ1 μ2, इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। और हम जो कह रहे हैं यहाँ पे अभी आपको कि इक्वेशन में हम लोग देख रहे हैं कि चेंज प्रॉपर्टी में आ रहा है, जब हम दोनों को एडिशन कर रहे हैं, दोनों की इंटरेक्शन हो रही है, तो चेंज हमें देखने को मिलता है सरफेस एरिया में। तो एरिया यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो हम लोग वहाँ पे ए एज अ सरफेस एरिया यूज कर रहे हैं, उसमें हम लोग कह सकते हैं इंक्रीज इन सरफेस एरिया। साथ ही साथ आपको उस सोल्यूट सरफेस पे आने के बाद सरफेस टेंशन भी देखने को मिल सकता है, और उसे हम लोग कहेंगे सरफेस एरिया डिनोटेड बाय गैमा। तो गैमा और ए टर्म हम इक्वेशन 1 में यूज करेंगे, उनकी एडिशन करेंगे, और इक्वेशन 2 बन जाएगा गिब्स के लिए। तो उसके बाद आप देख सकते हो इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग डिफरेंशियल करेंगे। तो डिफरेंशिएशन हम लोग क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास में एक बड़ी क्वांटिटी है, और बड़ी क्वांटिटी को हम निकालने के लिए उसे डिवाइड करके छोटे पार्ट में वैल्यू निकाल सकते हैं। तो डिवाइडेशन करने के बाद में अगर छोटे पार्ट को आपको निकालना हो तो आपको डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ता है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर डिफरेंशिएशन। तो आप यहाँ पे हर एक को कांस्टेंट रख के एक को डिफरेंशिएट कर रहे हो, एक को कांस्टेंट, एक को डिफरेंशिएट, कांस्टेंट, डिफरेंशिएट, ऐसे करके आपको 6 टर्म्स यहाँ पे मिल रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 में। अभी यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में आपको जी डिपेंडेंट ऑन 5 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो 5 वेरिएबल हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, उसमें से टेम्परेचर, प्रेशर, N1 N2 और सरफेस एरिया हमें देखने को मिल रहा है, और इन पे जी डिपेंडेंट होगा। तो g इज अ फंक्शन, g के फंक्शंस कौन से हैं, तो उसमें टेम्परेचर, प्रेशर, N1 N2 और a हमें देखने को मिल सकता है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम पार्शियल डिफरेंशिएशन लेंगे g विथ रिस्पेक्ट टू हर एक वेरिएबल का। तो यहाँ पे हम लोगों ने वेरिएबल पहले लिया है t, और उसी के साथ में उसको हमने किया है डिफरेंशिएट डेल्टा t, उसी के साथ में p, और उसका ये लिया हमने डेल्टा dp, डेल्टा p dp, डेल्टा N1 dN1, डेल्टा N2 dN2, डेल्टा A, और यहाँ पे हम लोग लेंगे dA। तो अगर आप थर्मोडायनेमिक्स में एक पैरामीटर को पर्टिकुलर वे में लेते हैं, वेरिएबल लेते हैं और बाकी कांस्टेंट लेते हैं, तो आपको उसमें से एंट्रोपी मिल सकता है विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर आपको वॉल्यूम मिलेगा, विथ रिस्पेक्ट टू N1 आपको केमिकल पोटेंशियल ऑफ दी 1 मिलेगा, विथ रिस्पेक्ट टू N2 आपको केमिकल पोटेंशियल ऑफ दी 2 मिलेगा, और विद रिस्पेक्ट टू आपको सरफेस एरिया आपको मिलेगा सरफेस टेंशन। तो हमें 5 नए थर्मोडायनामिक पैरामीटर यहाँ पे मिल चुके हैं, हम उसको रिप्लेस करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, और इक्वेशन नंबर 3 में डालने के बाद हमें इक्वेशन नंबर 4 मिलेगा, जिसमें हम लोग थर्मोडायनामिकल पैरामीटर यूज कर रहे हैं। तो अभी इक्वेशन नंबर 4 में हम अगर उसे कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर में यूज करेंगे, तो हमें देखने को मिलता है कि ये दो टर्म कैंसिल हो जाएगी, और साथ ही साथ में हम ये भी देख सकते हैं कि सरफेस एरिया टर्म भी कैंसिल हो रहा है। सरफेस एरिया टर्म कैंसिल होगा क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर में उसका कोई भी रोल नहीं होगा, तो एरिया का भी कैंसिल टर्म हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 4 उससे हम लोग सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिलेगा इक्वेशन नंबर 5, जो कि होगा N1 d μ1 प्लस N2 म्यू d μ2 प्लस a d गैमा इज इक्वल टू 0। तो ये हम लोग सिंप्लीफाई करने के बाद इक्वेशन नंबर 5 हमें मिल रहा है। तो करस्पॉन्डिंग विद द बल्क, अभी हम लोग बल्क के लिए टर्म लेने वाले हैं, तो बल्क के लिए हमें टर्म मिलने वाली है इन द फॉर्म ऑफ जो हम लोग अभी सॉल्यूशन बनाए हैं। तो सॉल्यूशन बनाने के बाद में आपको सरफेस पे जो पार्टिकल देखने मिलेंगे, साथ ही साथ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बल्क फेज और सरफेस फेज। तो सरफेस और बल्क फेज में आप काम करने वाले हो, तो बल्क फेज का हम पहले यहाँ पे कंसिडरेशन करेंगे। व्हेन वी आर कंसिडरिंग द बल्क फेज, दैट टाइम वी आर गेटिंग द वैल्यू N1 0 d μ1 प्लस N2 0 d μ2 इज इक्वल टू 0। ये पूरा इक्वेशन नंबर 6 हमें क्या कहता है, तो इक्वेशन नंबर 6 हमें कहता है कि ये इक्वेशन होगा हमारे बल्क फेज के लिए। वैसा ही हमें सरफेस फेज के लिए भी इक्वेशन देखने को मिल सकता है। तो हमारा अगला टास्क होगा कि हम लोग सरफेस के रिगार्डिंग जो वैल्यू आएगी, जो इक्वेशन आएगा, वो हम निकाले। तो हमें बल्क के लिए तो वैल्यू मिल चुका है, और बल्क में इसका कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो ये है इक्वेशन नंबर 6। तो अभी सरफेस पे क्या होगा, तो नेक्स्ट फैक्टर आप देख सकते हो सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, तो इक्विलिब्रियम में होने के कारण केमिकल पोटेंशियल दोनों का, सरफेस का भी और बल्क का भी सेम ही होगा। अगर ये इक्विलिब्रियम में होगा तो
पर अगर ये डिस्टर्ब हमने कर दिया, अगर सिस्टम को हम लोग डिस्टर्ब करते हैं, फिर भी वो सिस्टम थोड़ी टाइम के बाद में केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन कर लेती है, और केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन करने के बाद में वापस केमिकल पोटेंशियल मस्ट बी आइडेंटिकल, मतलब ये सेम ही होगा। तो बोथ फेज में केमिकल पोटेंशियल हमें सेम ही देखने को मिल सकता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो केमिकल पोटेंशियल हमें μ1 μ2 ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 5 में, इक्वेशन नंबर 6 में, वो आइडेंटिकल है। तो हम लोग 5 नंबर के इक्वेशन से और 6 नंबर के इक्वेशन से डेल्टा µ2 को निकाल देंगे। µ2 को हम लोग यहाँ से रिड्यूस कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि दोनों में वैल्यू हमें एक ही मिलने वाली है, और एक ही वैल्यू अगर आपको मिल रही है तो आपको दो लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो इसे सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद में आपको इक्वेशन नंबर 6 की वैल्यू जो है उसमें से आपको क्या करना है कि उसे मल्टीप्लाई करना है। बोथ साइड को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो मल्टीप्लाई करना है आपको n1 डिवाइड बाय n10 से, और उसको सब्सट्रैक्ट कर देना है इक्वेशन नंबर 5 से। और आप ये करने के बाद आपको नया इक्वेशन मिलेगा जो होगा इक्वेशन नंबर आपका 7। तो वो इक्वेशन नंबर आपका 7 सिंप्लीफाई आप दो टाइप से कर सकते हो, दोनों टाइप मैंने यहाँ पे लिख लिया है, आप दोनों को देख लीजिए और उसी वे में आप उसे सिंप्लीफाई कर दीजिए। थोड़ा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, आप इक्वेशन देखने के बाद में आपको अंदाजा आ जाएगा कि हम लोग पर्टिकुलर मैनर में इक्वेशन नंबर 6 में वैल्यूएशन कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करने के साथ ही हम लोग सब्सट्रैक्ट करने के बाद इक्वेशन नंबर आपको 7 मिल सकता है। तो इक्वेशन नंबर 7 जो हो गया हमारा, उसमें हम लोगों के पास जो टर्म आ रही है n20 और n10, ये सोल्यूट और सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में है, लेकिन ये कौन से इसमें, ये बल्क फेज में है, ये बल्क फेज को रिप्रेजेंट करता है। वही अगर हम n2 को और n1 को लेते हैं तो ये एसोसिएट होता है हमारा सरफेस फेज पे, वो हमें मिलेगा सरफेस फेज पे। और वही उसके साथ में अगर उन दोनों का जो कंबाइन इक्वेशन हमें देख सकते हैं यहाँ पे, तो उसे हम लोग कंबाइन करने के बाद में उसे हम कह सकते हैं सरफेस एक्सेस। सरफेस में जो एक्सेस हमें कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा सोल्यूट का, सोल्यूट जो कि एक्सेस में प्रेजेंट है सरफेस के ऊपर, तो उसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ दी n2 माइनस n1 n20 डिवाइड बाय n10, और ये हमें दिखाता है सरफेस एक्सेस से। तो इसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे टाउ टू से। टाउ टू की वैल्यू जो होगी वो हमें बताती है सरफेस में जो सोल्यूट प्रेजेंट है इन द एक्सेस फॉर्म, ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, उसकी वैल्यू। तो इक्वेशन नंबर 7 को हम लोग लिख सकते हैं टाउ टू, क्योंकि हम लोगों ने ये इक्वेशन को टाउ टू से इक्वल टू मान लिया है। तो मानने के बाद में हमें टाउ टू इक्वल टू मिल रहा है माइनस डी गैमा डिवाइड बाय डी म्यू2, इक्वेशन नंबर 8 में। तो फिर नेक्स्ट अभी हम लोग केमिकल पोटेंशियल ये टर्म यूज करने वाले हैं। और केमिकल पोटेंशियल ये टर्म आप जब यूज करोगे तो आपको पता है केमिकल पोटेंशियल में आपको म्यू2 की वैल्यू लेनी है। म्यू2 हम लोग यहाँ पे एज अ रेफरेंस लेंगे, क्योंकि सोल्यूट 2 हमारा मेन यहाँ पे खिलाड़ी है। तो म्यू2 इक्वल टू म्यू2 0 प्लस आर टी एल एन ए टू एक्टिविटी रहेगा, तो एक्टिविटी ऑफ द सोल्यूट होने वाला है इसमें। तो इक्वेशन नंबर 9 हमें मिलता है, ये थर्मोडायनामिक पैरामीटर है, थर्मोडायनामिक्स से हमने इसे लिया हुआ है। थोड़ा थर्मोडायनामिक्स और थोड़ा सरफेस केमिस्ट्री को मिला के गिब्स एडसॉर्प्शन आइसोथर्म हमें देखने को मिलता है। तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएशन करने के बाद में हमें मिल सकता है डी न्यू इज इक्वल टू आर टी डी एल एन ए टू। इसमें से डी न्यू टू 0 इज इक्वल टू 0 होगा एट आइडल कंडीशन पे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है और स्टैंडर्ड कंडीशन में इसकी वैल्यू हम लोग लेते हैं 0। सो दैट्स वाई उसकी वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे रिमूव कर दी है, तो ये यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट में आप देख सकते हो अज्यूम दैट, अगर हम लोग अज्यूम कर ले ऑन सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन नंबर 10, इक्वेशन नंबर 8 में अगर हम लोग 10 को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें टाउ टू की वैल्यू मिलती है। तो टाउ टू की वैल्यू हमें मिल रही है क्योंकि हमें पता है कि इक्वेशन क्या था। तो हमारा इक्वेशन जो था, इक्वेशन नंबर 10 8 में डालने के बाद माइनस ग्यामा, हम लोगों को इक्वेशन मिल रहा था माइनस डी ग्यामा डिवाइड बाय डी म्यू टू। तो हम लोग म्यू टू की वैल्यू इसमें डाल रहे हैं और वैल्यू डालने के बाद में हमें एक नया इक्वेशन मिल रहा है। तो ये इक्वेशन हमें एक्टिविटी के कॉन्सेप्ट में मिल रहा है। साथ ही साथ अगर आप एक डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेशन पे इसे यूज कर रहे हो, डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर आप यूज कर रहे हो, तो आप डाइल्यूट कंडीशन में जो ए यूज कर रहे हो वो ए को आप कॉन्सेंट्रेशन से भी रिप्लेस कर सकते हो, यानी कि आप एक्टिविटी को रिप्लेस कर सकते हो कॉन्सेंट्रेशन के साथ में। तो एक्टिविटी को अगर आप रिप्लेस कर दोगे कॉन्सेंट्रेशन के साथ में, तो आपका इक्वेशन बनेगा गिब्स इक्वेशन ऑफ द एडसॉर्प्शन।
तो ये होगा इक्वेशन नंबर 11, और ये 11 नंबर का इक्वेशन जो है वो बन जाता है हमारा गिब्स एडसॉर्प्शन इक्वेशन। इसमें आप साफ साफ देख सकते हो, यहाँ पे वैल्यू है A और यहाँ पे वैल्यू है C, यानी कि ये हम यूज कर सकते हैं एट सॉल्यूशन विथ डाइल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम लोग इसे यूज कर रहे हैं। तो सिंपल इसका एप्लीकेशन क्या होगा, तो इसमें इक्वेशन में आप देख सकते हो फैक्टर ये है कि अगर टाउ टू की वैल्यू आपको मिलती है पॉजिटिव में और मिलती है आपको नेगेटिव में, तो दो कंडीशंस पॉसिबल है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो अगर आपको ये वैल्यू मिलती है पॉजिटिव में, उसका मीनिंग होता है सोल्यूट जो आपका सिस्टम में अवेलेबल है उस सोल्यूट की सरफेस टेंशन लो कर देता है, लोअर द सरफेस टेंशन। अगर आपका सरफेस टेंशन लो हो रहा है, सरफेस टेंशन लो है, ठीक है, और सरफेस टेंशन हाई है, सरफेस टेंशन हाई और सरफेस टेंशन लो, तो हाई वैल्यू जब आपकी लो वैल्यू जब रहेगी तो आपको वहां पे टाउ टू पॉजिटिव मिलेगा, और जब आपकी सरफेस टेंशन की वैल्यू हाई होगी तब आपको टाउ टू मिलेगा नेगेटिव में। तो ये दो टर्म आपको याद रखना है, और एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट आप जो भी यूज करोगे सरफेस टेंशन में वो आपको वैल्यू देगा लोअर में, पॉजिटिव में। इनऑर्गेनिक सॉल्ट आपको पॉजिटिव टाउ टू देंगे, और आप सोप अगर लोगे तो सोप से आपको वैल्यू मिलेगी नेगेटिव, यानी कि उसका सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा। दैट इज अ फैक्टर। और लास्ट हम देखेंगे कुछ एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन आपको देखने में मिल सकता है कि ये जो गिब्स एडसॉर्प्शन आइसोथर्म है ये मल्टी कंपोनेंट सिस्टम के लिए यूज होता है। साथ ही साथ आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसके साथ आप लोग कोई एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द सरफेस ऑफ द एडसॉर्प्शन के साथ में होने वाली रिलेशनशिप इसमें बताई गई है। ये सोल्यूट के सोल्यूशन के मतलब कि जो हाईली हाइड्रेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे या और फिर एम्फीफैटिक सब स्पेसीज जो होंगे, एम्फीफैटिक का मीनिंग होता है जिसमें हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों प्रेजेंट हो, या फिर लायोफिलिक लायोफोबिक दोनों आपके सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो, तो आप उसे यूज कर सकते हो एज अ एम्फीफैटिक। तो ये इक्वेशन आपको उसका भी रिलेशन बताता है कि उसमें सॉल्यूशन में आपको सोल्यूट से कितना कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है, उसका रिलेशन क्या है। यानी कि अगर आपका सरफेस पे काम होगा तो ये रिलेशन आपका बहुत ही अच्छे से और बहुत ही फायदेमंद होगा। सरफेस पे अगर आप काम कर रहे हो तो ये गिब्स एडसॉर्प्शन आइसोथर्म आपके बहुत अच्छे से काम में आ सकता है। और ये इक्वेशन आपको एग्जैक्टली रिलेशनशिप बताता है एडसॉर्प्शन का और सरफेस टेंशन का, साथ ही साथ मल्टी कंपोनेंट का, साथ ही साथ में आपको इसमें से वैल्यू मिलती है टाउ पॉजिटिव टाउ नेगेटिव, सरफेस टेंशन कम है या ज्यादा है, ये एडसॉर्प्शन में आप इससे पता लगा सकते हो। और इसके साथ ही हम लोग अभी अलविदा लेंगे। अगर आप इस वीडियो में कुछ आपके सजेशन होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, और साथ ही साथ वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। मैं आपके लिए और भी अच्छे 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 केमिस्ट्री के रिगार्डिंग वीडियो लेके आता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।